और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। लाहौल में हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन से तिंदी किला रोड बंद हो गया है, जिससे तकरीबन 50 से 60 वाहन बीच में फंस गए हैं। हिमस्खलन उदयपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर दरेड़ नाले के पास हुआ, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। रास्ते में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। देर शाम तक सड़क से मलबा हटाने के लिए कोई टीम यहां नहीं पहुंची थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी सड़क पर चारों तरफ किस तरह से मलबा बिखरा पड़ा है और लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं लाहौल में 4850 मीटर की ऊंचाई पर सड़क से बर्फ हटाने की तस्वीरें। ये तस्वीरें बारा लाचा दर्रा में मलाली लेह राष्ट्रीय हाईवे की हैं, जो भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़े हैं। उपायुक्त राहुल कुमार की अगुवाई में जिला प्रशासन, सीमा सड़क संगठन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बारालाचा दर्रे पर पहुंचकर सड़क का मार्ग का जायजा लिया। टीम ने जिले की अंतिम सीमा सरचू तक अपने दायरे को बढ़ाया। सरचू तक पहुंची। यहां सड़क साफ करने में लगे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के माह में हुई बर्फबारी के बाद 25 मार्च तक दर्रे से बर्फ हटा लिया गया था, लेकिन अप्रैल और मई महीने में बर्फबारी के बाद फिर से इस रोड पर वाहनों की आवाजाही शुरू ही नहीं हो पाई। अधिकारियों के मुताबिक हफ्ते भर में इस रोड से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ 4800 मीटर की ऊंचाई पर सड़क सेवा बहाल करने के लिए जद्दोजहद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पुल पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हर पल हादसे का खतरा मंडरा रहा है। NH 205 पर यह पुल हिमाचल के बॉर्डर पर बना हुआ है। ये पुल जो बना हुआ है वो हिमाचल के बॉर्डर पर बना हुआ है। पुल पर पहले से गड्ढे थे, जिसमें बारिश होने के बाद पानी भर गया। जिस कंपनी ने यह पुल बनवाया, ना तो उसकी तरफ से मरम्मत कराई जा रही है, ना ही पंजाब या हिमाचल की सरकार की तरफ से कोई पहल की गई। इस बाबत पूछने पर PWD के अधिकारियों का कहना है कि NHAI से बजट आवंटित होने के बाद मरम्मत का काम होगा। सवाल है कि आखिर बजट कब आवंटित होगा और कब इस पुल पर बने गड्ढे भरे जाएंगे। बड़े होंगे खराब होंगे, कोई हिस्से कोई कुछ इधर कंपनी या कोई भी प्रशासन देख नहीं रहा। इन्हों रोनो बुरा हाल है, तो अभी रोज आना जाना है। काका से अल्ट्रा रेक आते हैं और जो है स्कूल का बहुत बुरा हाल है, जिसके कारण यहाँ पे बंदों को पैदल चलने में भी दिक्कत आती है। ये इशू मेरे एक्सचेंज के साथ और जो NHAI के PD हैं उनसे मेरी बात हुई है। कुछ फंडिंग का इशू है इसमें। हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है PD मंडी को, NHAI अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली वो जो फंड्स वगैरह रिलीज़ करें, क्योंकि ये रोड बेसिकली हमने अभी टेक ओवर नहीं किया हुआ है। तो जब वो लोग पैसा जो है कंप्लीट पैसा जो है डिपॉजिट करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो कंप्लीट जो उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में जल्द ही सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद सीएम ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही है। सीएम ने कहा कि राजीव शुक्ला से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कुल 10 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें से पहले विस्तार में सिर्फ 7 मंत्री बनाए गए। अभी भी मंत्रिमंडल में 3 सीट खाली हैं। सीएम के बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किन 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सीएम ने यह भी कहा कि शिमला के मेयर का भी ऐलान जल्द होगा। शुक्ला जी हमारे पार्टी के इंचार्ज है, हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं और कई मुद्दों पर हिमाचल से संबंधित बात हुई है और निश्चित तौर पर वो फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या क्या काम चल रहे हैं और क्या क्या कामों में आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से उनसे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा चल रही है, अभी देखते हैं। आने वाले समय में जल्दी ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। अब देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जो 3 सीट खाली पड़ी हैं, उस खाली पड़ी सीटों पर कितने मंत्री रेस में हैं। मंत्रिमंडल की 3 सीटों के लिए कौन से चेहरे फिलहाल रेस में हैं, ये हम आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए। इस वक्त यादविंद्र गोमा विधायक जयसिंहपुर से हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी तरह राजेश धर्माड़ी विधायक है घुमारवी से, और फिर उसके बाद सुधीर शर्मा विधायक है धर्मशाला से, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। ये भी कैबिनेट में
एंट्री पाने की रेस में है, मंत्री पद की रेस में है। ये तमाम चेहरे संजय रतन विधायक ज्वालामुखी से हैं, जो भी रेस में, ये भी रेस में बताए जा रहे हैं। तो उधर राजेंद्र राणा विधायक सुजानपुर से हैं, ये भी मंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा किशोरी लाल जो कि विधायक हैं बैजनाथ से, ये भी उस लिस्ट में शामिल हैं जो मंत्री पद की रफ्तार या फिर रेस में हिस्सा ले रहे हैं, या यूं कहें कि इनमें से 3 को जगह दी जाएगी। तो एक एक करके आपको ग्राफिक्स टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन नेताओं की, उन विधायकों की जो खाली 3 सीटों में उन्हें जगह मिलनी है। यानी इन विधायकों में से मंत्री पद की रेस में कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। तो 3 मंत्री कौन बनेंगे? हालांकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो लिस्ट सामने आई है, जो रेस है, उस रेस पर ही हम इस वक्त 3 सीटों के लिए 6 चेहरे कौन कौन से हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश धर्माणी, किशोरी लाल, इसके अलावा यादवेंद्र गोमा जयसिंहपुर से हैं, सुधीर शर्मा विधायक है धर्मशाला से, संजय रतन विधायक है ज्वालामुखी से, राजेंद्र राणा विधायक हैं सुजानपुर से, किशोरी लाल विधायक हैं बैजनाथ से। तो ये 6 चेहरे हैं और सीट है 3। अब देखना ये होगा कि किस्मत की कुंजी किसकी खुलती है और किसे मंत्री पद मिलता है इन तमाम में से। दिल्ली में राजीव शुक्ला और सीएम सुक्खू की मुलाकात के वक्त हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू भी मौजूद थे। तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि 1 हफ्ते में शिमला के मेयर का नाम फाइनल हो जाएगा। वहीं कैबिनेट विस्तार में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये सीएम का विशेष अधिकार है कि वो कब और किसे मंत्री बनाएंगे। पाल सिंह बिट्टू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, हिमाचल के सह प्रभारी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज प्रभारी राजीव शुक्ला जी से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर बातचीत हुई आज? कुछ भी नहीं, हमने तो शिमला की वो बधाई देने आए थे सीएम साहब, तो उनसे ये बातचीत हुई शिमला के बारे में। तो कारपोरेशन का जो मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर वगैरह का इलेक्शन है उसके बारे में चर्चा हुई है हमारी। जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर इतना मंथन हो रहा है, आपको नहीं लगता है थोड़ी देरी हो रही है, समय रहते ही? कोई देरी नहीं है, बस वो तो उसमें 1 महीने का प्रोविजन है बाय लॉ जी। तो जब से नोटिफिकेशन होता है तो अभी 5-7 दिन में फैसला कर देंगे सारा। एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है, उसको लेकर भी लंबे समय से थोड़ा विलंब हो रहा है, जो कि कई लोगों को तो संतुष्ट कर दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, कई लोग हैं जो अभी भी राह ताक रहे हैं। ये सीएम का प्रोरोगेटिव है, सीएम साहब ने फैसला करना है कब करना है, क्या करना है, तो आप उनसे पूछिए ना। ये बात एक स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में टीम में बदलाव हो सकता है, नेतृत्व में बदलाव हो सकता है, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, इनमें कुछ चयन में बदलाव हो सकता है, क्या यही टीम रहने वाली है चुनाव से पहले? ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि ये सारा कुछ जो अभी सारी हाईकमांड वगैरह सब, अब हमने लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू करनी है, 15 से सब मीटिंग होंगी, राइट। तो कर्नाटका के बाद रिजल्ट आने के बाद तो हम लोग वो सारा डिसाइड करेंगे लोकसभा के लिए क्या क्या करना है। खाली हिमाचल नहीं है, बाकी जगह भी सभी जगह पे क्या हमने मेयर्स बनाने हैं कि जिससे पार्टी 24 का इलेक्शन अच्छी तरह लड़ सके। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेजिंदर पाल बिट्टू, साफ तौर पर रणनीति बना रहे हैं। बातचीत हुई प्रभारी से, राजीव शुक्ला जी से, कि आगे किस तरीके से चुनाव में उतरना है, टीम किस मजबूती से काम करेगी, कैबिनेट का विस्तार कब होगा और डिप्टी मेयर के चयन में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तेजिंदर पाल बिट्टू कह रहे हैं जल्द ही रणनीतिकारों के साथ मिलकर, पार्टी आलाकमान से मिलकर तय कर लिया जाएगा कि कौन बनेगा मेयर, कौन बनेगा डिप्टी मेयर। दिल्ली से कैमरामैन मरमू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। सीएम सुक्खू ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के प्रमुख डॉक्टर जी.के. रथ से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी की सुविधाओं को लेकर चर्चा की। हिमाचल में कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश सरकार हमीरपुर में कैंसर संस्थान की स्थापना की कोशिश में है। इस मुलाकात में सीएम ने ये जानने की कोशिश की कि अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए कैसी सुविधाओं का होना जरूरी है। सीएम ने कहा कि राज्य में कैंसर के इलाज की सबसे अच्छी सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिमला दौरे पर पहुंचे निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पेम्पा सेरिंग ने तिब्बतियों से अपील की है कि हमें
हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि चीन में कभी भी बदलाव हो सकता है, ऐसे में तिब्बतियों को अपने मुल्क में वापसी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पेम्पा सेरिंग ने आज संजौली के जोंग मठ के अलावा पंथा घाटी मठ और दोरजेरक मठ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने ताकलुंग शेतुल रिम्पोचे के अवतार 5 वर्षीय लामा नवांग टाशी राप्तेन से मुलाकात की। मठ में वो तिब्बती समुदाय के दूसरे लोगों से भी मिले। उन्होंने कहा कि चाहे जितना समय लग जाए, हमें संघर्ष करते रहना है। एक न एक दिन हम अपने वतन तिब्बत जरूर लौटेंगे। पेम्पा सेरिंग सीएम सुक्खू से भी मिलेंगे और हिमाचल में रहने वाले तिब्बतियों से समस्याओं को सामने रखेंगे। शिमला है, हिमाचल का कैपिटल है, तो जगह भी कम है, तो उस सबको मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। वो जैसे सब कम्युनिटी में ये शायद ये है, हम लोग बोलते हैं होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो होप फॉर द बेस्ट ये है कि हम लोग जितना जल्दी से हो सके तिब्बत में वापस लौट जाएं, और जब तक ऐसी स्थिति ना आए तब तक 30, 40, 50 साल हमें संघर्ष करना है तो भी करना है। तो उसके लिए तैयारी जो करना है वो डायस्पोरा कम्युनिटी है, इंडिया में जो है, नेपाल में है। अभी हमारा जनसंख्या तो 1,30,000 के करीब है, और इंडिया में कहीं 72,000, और नेपाल में 10,000, और भूटान में 1,500, बाकी 50,000 तो बाहर में है। तो क्या लगता है जो मॉडल आपका है और जोर पकड़ेगा, कब तक आपको लगता है कि लक्ष्य किस तरह से आप जो है हासिल करेंगे? अब समय तो बोल नहीं सकता था, समय बोल सकते तो मैं कोई और होता, मगर बदलाव जरूर आएंगे। तिब्बत में भी बदलाव आना चाहिए, चीन में भी बदलाव आना चाहिए। और हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग परमानेंस को नहीं मानते हैं, इम्परमानेंस को मानते हैं। तो दुनिया में राजा महाराजा आए, शासन आए, चले गए। अभी चीन का कम्युनिस्ट का शासन है, वो भी चले जाएंगे, उसमें भी बदलाव आएंगे। और जब भी बदलाव आएंगे तब हमें तैयार होना चाहिए कि कैसे मौका पे हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही ठहराया। कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। आंतरिक सचिव और आईजी इस्लामाबाद को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी। इमरान खान को आज राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो में पेश किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची सहित अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के घर पर पथराव। पीटीआई कार्यकर्ता लाहौर में कोर कमांडर के घर में घुसे। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर भी हमला। पाकिस्तान में धारा 144 लागू। पीटीआई कार्यकर्ता गुस्से में। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा। कई शहरों में के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज डलहौजी को कई सौगातें दी हैं। डिप्टी सीएम ने सलोड़ी में 56 करोड़ और डलहौजी में 31 करोड़ की लागत से तैयार पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने अमृत मिशन के द्वितीय चरण के तहत पेयजल योजना का शिलान्यास और रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण भी किया। डलहौजी पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के लिए पूर्व मंत्री आशा कुमारी सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार चुनाव में जनता से किए वादे पूरे कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार को लेकर बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोला।
डलहौजी के लिए जो 24/7 हमारा ऐलान था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले डलहौजी को 24/7 पानी की सुविधा दी जाएगी, टैप वाटर की, नलके के पानी की सुविधा दी जाएगी। और उस दिशा में हमने अभी फाउंडेशन स्टोन किया है 31 करोड़ रुपए की योजना का। डिमांड जो है 63 लाख लीटर पानी की है, 63 लाख लीटर पानी की, जिसमें से 20 लाख लीटर पानी हम आर्मी और एयरफोर्स को देंगे। क्या ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन को सरकार में कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है? डिप्टी सीएम और संजय रतन के बीच 1.5 घंटे तक बंद कमरे में चली मुलाकात के बाद इस तरह की चर्चा है कि संजय रतन को बड़ा पद मिल सकता है। दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात देरा की PWD रेस्ट हाउस में हुई। हालांकि मुलाकात को डिप्टी सीएम ने मुलाकात पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं संजय रतन ने कहा कि उन्होंने डिप्टी सीएम से अपने इलाके के विकास कार्यों को लेकर बात की। विकासात्मक चर्चा हुई है, उसी लिए तो हम आए थे। मुझे मालूम पड़ा कि डिप्टी सीएम साहब जो है वो कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं। जैसे मुझे मालूम पड़ा तो मैं एकदम यहाँ पे आया और मैंने उनसे जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के बारे में और जो ये हमारा पुराना चुनाव क्षेत्र रहा है देरा, इसके बारे में हमने उनसे विस्तृत चर्चा की है। और अधिकारी लोग भी उनके साथ थे। जो हमारी वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, जो हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं, उनके बारे में बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द इन DPRs को जो है वो विभाग में जो है वो सबमिट किया जाए ताकि इनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई हो सके। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। CTO से रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की गई। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार महिला, किसान और युवा विरोधी है। ऐसी निरंकुश सरकार हमने आज तक नहीं देखी है और हम हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, महिला कांग्रेस उन बेटियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। हम मांग करते हैं कि ये जो बृजभूषण जी हैं, कितने दुख की बात है कि FIR तक नहीं होती। उसमें भी हमारे माननीय न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ता है, दखल देना पड़ता है, उसके बाद जाकर FIR होती है और उसके बाद एक कदम भी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन के कथेड़ में बन रहे नए अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। अस्पताल के निर्माण में किसी तरह की लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, PWD विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने निर्माण कार्य के दौरान पेश आ रही समस्याओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को बताया। हमारे पास ये सुविधा होगी और हेलीकॉप्टर लैंड करने की सुविधा पैदा करना, खासकर इस स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल पे हम लोग लागू कर रहे हैं। और आइंदा भी जिस प्रकार के हॉस्पिटल बनेंगे, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मैं समझता हूँ ज़्यादा मरीज़ हों, ऐसे सेंसिटिव एरिया में हम लोग ऐसी सुविधा देंगे। इन एडिशन मैं अभी रिसेंटली हमारे कल ही MOS हेल्थ आए हुए थे, भारती पवार जी, उनसे भी ये जिक्र किया कि हम लोगों को अपनी जो सुविधाएं हैं वो खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आना जाना इतना आसान नहीं है, दुर्गम क्षेत्र हैं, उनमें। वहीं बीजेपी नेता राजेश कश्यप ने सोलन में साफ सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने शहर में जगह जगह डस्टबिन रखने का प्लान बनाया था, लेकिन शहर को ही डस्टबिन बना डाला गया। जस्ट सुबह कभी मॉर्निंग वॉक पे जब हम जाते हैं अपने यहाँ रेस्ट हाउस से लेकर चंबा घाट और आगे तक, तो कई जगह पर जो है रात को लोग आकर के जो है अपना जो कूड़ा इकट्ठा किया होता है, जो कि उन्हें डस्टबिन में डालना चाहिए था और जो गाड़ी आती है उसमें देना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं फेंका जा रहा है। इसका मतलब है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमारे मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा जो है इनको बाहर आना चाहिए, सुबह के समय जो है अपने एरिया के जो है चक्कर लगाने चाहिए।
मंडी की द्रग सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है। पार्टी से ईमानदार और दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जवाहर ठाकुर का टिकट काट दिया था, तभी से वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, मगर अब पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो, एक जैसे मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ टिकटों का बंटन, टिकटों में विधायकों के टिकट काटना और ये सारी चीजें करने के कारण जो आज हिमाचल प्रदेश में सरकार जो द्वारा बननी थी, कांग्रेस में 80-80 साल के लोग हो गए, उनके टिकट ही नहीं काटे जा रहे। यहाँ एक बार का मौका मिला, दूसरी बार मौका, उसमें चिंता हमको इस बात की है कि यदि हमारा टिकट काटे तो कारण तो हमको पता लगे, पार्टी हमको बताएं कि किस इस वजह से हमारे टिकट काटे। यदि आज मंत्री यदि यहाँ हारे हैं तो क्या कारण है, मंत्री क्यों हार गए? यदि जो विधायकों की टिकट काट दिए, जीते हुए विधायकों की टिकट काट दिए, उसके पीछे क्या राज है? और ऐसे लोगों को पार्टी ने ला दिया जो पार्टी की विचारधारा से, जिनको क ख ग भी पार्टी का नहीं आता, ऐसे लोगों को टिकट पार्टी। उधर ऊना में बीजेपी के वृद्ध नेता हरिओम भनोट ने भी हिमाचल बीजेपी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि पार्टी ने सही उम्मीदवार नहीं उतारे। बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी मजबूत, मगर हिमाचल में बेहद कमजोर हो चुकी है। हिमाचल में संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की उन्होंने कहा कि जरूरत है। कुछ फेरबदल कर रहे हैं तो ऐसे आदमी को लाओ जो काम कर सकते हैं। जो काम करने वाले आदमी हैं, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, वो घर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने काम नहीं करना पदाधिकारी बने हुए हैं। और ऐसे में अगर ये सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस जीती है, कांग्रेस नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी हारी है। वो अपने कार्यकर्ताओं की वजह से हारी है, क्योंकि नेतृत्व का जो संपर्क था वो निचले स्तर के, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, उनसे बिल्कुल हट गया था। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। नालागढ़ के बद्दी में पुलिस ने तकरीबन 2 किलो मादक पदार्थ बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चक्का रोड इलाके में छापेमारी की, जहां 2 लोगों को गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से कुल 1926 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। कल रात को बद्दी थाने को जो है रेगुलर पेट्रोलिंग एक सूचना मिली थी कि जो व्यक्ति जिनका नाम मुमताज़ आलम और नितेश कुमार है, जो बिहार के निवासी हैं, वो अपने साथ जो है गांजा लेकर जो है चक्का रोड की तरफ घूम रहे हैं। तो उसी समय जो हमारी टीम है, उन्होंने वहाँ पे जब उन 2 व्यक्तियों को पहचाने तो रोका और उनको जब चेक किया तो उसमें जो है 1 किलो 926 ग्राम गांजा जो है उन दोनों व्यक्तियों से बरामद हुआ है। इस संदर्भ में जो पुलिस थाना बद्दी में जो FIR NDPS एक्ट के अंतर्गत जो है दर्ज कर दी गई है और इन दोनों व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करके जो है रिमांड लिया जाएगा, ताकि पता चल सके कि ये गांजा कहाँ से लाए थे और आगे किसको बेचना चाहते हैं। ज्वालामुखी के गुम्मर में एक कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसा NH 88 यानी 88 पर हुआ। हादसे के बाद बाइक सवार को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। बाइक सवार का नाम सनक राणा था, जो देहरा के करियाडा का रहने वाला था। ऊना में LPG सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे सिलेंडर के लिए मारामारी शुरू हो गई है। लोग सिलेंडर के लिए काफी परेशान हैं। असल में ट्रांसपोर्टेशन के विवाद के चलते इंडियन ऑयल के प्लांट से सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे सिलेंडर की किल्लत हो गई है। कई दुकानदारों को मजबूरी में घर का सिलेंडर इस्तेमाल पड़ रहा है। वहीं गैस एजेंसी और खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि विवाद सुलझाने की कोशिशों के साथ दूसरे रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। जल्द ही संकट दूर हो जाएगा। अभी टाइम लगेगा, कह रहे हैं। अभी 2-3 बार मैं जाके आ गया, वहाँ सिलेंडर नहीं है। हम लगातार 3-4 दिन से गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं, सब वो मना कर रहे हैं, बोलते स्ट्राइक की वजह से आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। मेरे चाय का काम है जी, सिलेंडर मिल नहीं रहा। 1-2 हफ्ते हो गए, दूध मेरा ख़राब हो रहा है, दुकानदारी सारी ख़राब हो रही है। जिला ऊना में ये बॉटलिंग प्लांट है महतपुर में, वहाँ जो ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के करके थोड़ी ये दिक्कत आ रही थी। इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों से बात की है। प्रशासन भी निरंतर इसमें प्रयासरत है कि जल्दी इसका निपटारा हो। पिछले 1 सप्ताह से सप्लाई नहीं आ रही है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ रहा है
हम अपने लेवल पे उपभोक्ताओं को टेलीफोन नंबर मुहैया करा रहे हैं और उनकी बुकिंग कर रहे हैं ताकि सप्लाई आने पर उनको गैस दी जा सके। साइबर अपराधी बिजली बिल के नाम पर भी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कांगड़ा में ऐसी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं जिसमें लोगों को उनके बकाया बिल का मैसेज आता है जिसे जमा करने के लिए नंबर दिया जाता है, जिसके झांसे में आकर लोग शिकार हो जाते हैं। कुछ समय पहले पुलिस ने महाराष्ट्र और एमपी से ऐसे 2 जालसाजों को गिरफ्तार भी किया था। HPSEB लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि ऐसे मैसेजेस आने पर फौरन विभाग को सूचित करें। इंडिया में फेक सिंडिकेट काम कर रहे हैं। अगर पहले भी हमारे इसमें संदर्भ में आया था, कुछ फेक मैसेज आ रहे हैं, हमने पुलिस से संपर्क किया और उनसे सहायता ली तो 2 लोग को उन्होंने नैप किया था आउट ऑफ स्टेट, एक महाराष्ट्र में एक MP में, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मैसेज कम हो गए थे। फिर भी अब मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं, अगर फिर भी मैसेज आते हैं तो हमें शेयर करें, नंबर किस नंबर से आ रहा है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं इसमें। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए प्रदेश की तमाम खबरें हमारे साथ जोड़कर। नमस्कार।